दोस्तों, अगर आप आईटी स्टॉक्स को देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से आईटी स्टॉक्स के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उनके शेयर्स भी नीचे आए हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, खासतौर पे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स, ऐसे फेज को वो अपॉर्चुनिटी विंडो कहते हैं। तो इस वीडियो में हम 5 कंपनियों के एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि जो आईटी सेक्टर में गिरावट हो रही है वो क्या शॉर्ट टर्म पैनिक है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से, सो यहाँ पर कोई भी लेवल्स या बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम कंपनियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट क्यों हो रही है और ऐसी गिरावटें क्या वैल्यू इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी विंडो लेकर आती है या नहीं। तो इसको समझने के लिए हम बिरला सॉफ्ट का यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। हम यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे क्योंकि एज पर रेगुलेशंस हम यहाँ पे लाइव प्राइसेस या पिछले 3 महीने के प्राइसेस नहीं दिखा सकते। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ होंगे। तो जून 2024 में मैं आपको ले चलता हूँ। जून 2024 में यहाँ पे करीब करीब 856 रुपए के आसपास बिरला सॉफ्ट था। इसके बाद इसमें गिरावट होनी शुरू हुई और देखते ही देखते अप्रैल 2025 तक ये 336 रुपए पे आ गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि कोई शेयर 856 रुपए से गिरता हुआ 336 रुपए पे आ गया तो कितने परसेंट की गिरावट हुई, ये कैलकुलेट करके कमेंट में जरूर से जरूर लिखिए। अब यहाँ पे आते हैं 2022 में। 2022 में क्या हुआ? 2022 में 584 रुपए से ये प्राइस गिरकर आया करीब करीब 250 रुपए। तो 584 से 250, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि 584 से 250 ये जितना भी आता है डिवाइड बाय 584 इंटू 100, 57%। तो बिरला सॉफ्ट यहाँ पे 2022-2023 में ही एक बार 57% की गिरावट देख चुका था। उसके बाद 2024 के बाद फिर से यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 50% के आसपास की गिरावट देखा। तो अब ये हिस्ट्री में बिरला सॉफ्ट हो या आईटी कंपनी हो या कोई भी अदर कंपनी हो, पास्ट में उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमें समझना होता है कि उस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट जो है, उस बिजनेस सेगमेंट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अगर चेंज होती हैं, जैसे कि हमारे ट्रम्प साहब जब से इस बार आए हैं तब से वो करते आ रहे हैं, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कंपनी के बिजनेस पे क्या असर पड़ सकता है। तो यहाँ पे बिरला सॉफ्ट का आप देखिए रेवेन्यू ज्योग्राफी के हिसाब से अमेरिका से इनका करीब करीब 84% के आसपास रेवेन्यू आ रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करीब 15% के आसपास रेवेन्यू आ रहा है। तो यूएस में ट्रम्प साहब अगर कोई पॉलिसी चेंज कर देते हैं तो एकदम कंपनी के बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो यहाँ पर कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उस बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो रेवेन्यू ज्योग्राफिकली कहाँ से जनरेट कर रही है और साथ ही साथ कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, कौन से बिजनेस वर्टिकल्स हैं, कहाँ से बिजनेसेस आ रहे हैं, उनको ये स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग से करीब 37% है, बीएफएसआई से सेगमेंट से यहाँ पे करीब 24% है, लाइफ साइंसेस एंड सर्विसेज 21% एंड एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ को जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं करीब 16% का यहाँ पे रेवेन्यू जा रहा है। ठीक, ये तो हो गई बात बिरला सॉफ्ट की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कोफोर्ज की। तो कोफोर्ज यहाँ पे देखिए करीब 1984 रुपए के आसपास था जुलाई अगस्त 2025 में, एंड ये यहाँ पे करीब करीब 1200 रुपए के आसपास आ गया। तो 1984 से 1200 रुपए कितनी परसेंट की गिरावट होती है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। उसके पहले 2022 में यहाँ पे एक सर्टेन पॉइंट से करीब 1144 से यहाँ पे करीब करीब 650-700 के प्राइसेस। तो कंपनी में जब प्राइसेस की हिस्टोरिकल चार्ट हम देखते हैं तो पहले जब वो हायर हाइज हायर लोज बना रहा था उस समय ट्रेंड क्या था कंपनी के चार्ट पर, वो स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम कोफोर्ज का यहाँ पे बिजनेस देखें बाय लोकेशन, तो यहाँ पे आप देखिए लैटिन अमेरिका से करीब करीब 33% है यहाँ पे, साथ ही साथ एशिया पैसिफिक से करीब 7% है
और भारत से यहाँ पे करीब करीब 49% के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यूएस और लैटिन अमेरिका को अगर हम मिला लें तो भी करीब करीब 39% के आसपास यहाँ पे रेवेन्यूज यूएस सब कॉन्टिनेंट से आ रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मेजर जो बिजनेस इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिसी चेंजेस होंगे वो भारत की पॉलिसी के चेंजेस के अकॉर्डिंग होंगे, ना कि यूएस के पॉलिसी के चेंजेस के अकॉर्डिंग। हालांकि यहाँ पे यूएस एंड लैटिन अमेरिका में भी करीब 39% के आसपास का रेवेन्यू दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर देखिए तो एआई लेड इंजीनियरिंग करीब करीब 70% का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखाई दे रही है। तो कंपनी के बिजनेस, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि इंपॉर्टेंट बहुत होता है कि कंपनी अगर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होने लग रही हैं, ऑलमोस्ट हर एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कंपनी अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रही है चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे टाटा एलएक्सआई देखिए तो 10,689 के आसपास था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड यहाँ पे 2025 में देखें तो 5,300 के आसपास आ गया। तो यहाँ पे भी 50% के आसपास की गिरावट एक बार दिख चुकी है, राइट। अब ऐसे में टाटा एलएक्सआई की अगर हम बात करें तो टाटा एलएक्सआई यहाँ पे इसके जो वर्टिकल्स है, बिजनेस वर्टिकल्स, मोस्टली 10-11% के आसपास हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस प्रोजेक्ट से आते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन से करीब 31% के आसपास रेवेन्यू जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से करीब 56% एंड 1.5% अदर बिजनेसेस से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे क्या इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कंपनियों की ये एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे टेक महिंद्रा की बात करें तो करीब 1763 यहाँ पे जून जुलाई 2022, उसके बाद 915, तो 1763 से 915 अगेन 45 to 50% के आसपास की गिरावट। अब ऐसा नहीं कि एक ही बार ऐसा देखने को मिला है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे भी देखने को मिला। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि कंपनियां एक सर्टेन पॉइंट तक जाती हैं और सर्टेन पॉइंट तक जाने के बाद उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी होती है कहीं ना कहीं से। अब ऐसे में अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊं तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए कोई शेयर प्राइस ऑलरेडी 1,000 रुपये पे था, ठीक, 1,000 रुपये पे था, हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए आया। इसने जो हायर लो था इसको तोड़ते हुए एक लोअर लो बना दिया और फिर उसके बाद लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते स्टॉक के प्राइसेस नीचे आते गए और यहाँ पे करीब करीब 500 रुपये के आसपास आ गया। तो ये जो गिरावट हुई, राइट, ये कितनी गिरावट हुई? गिरावट हुई 50% की, राइट। अब इसी 500 रुपये से फिर से हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जस्ट 1,000 पे आ गया, हम आगे नहीं जा रहे हैं। तो गिरावट तो हुई थी 50% की, लेकिन जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को निकले पैसे वो निकले 100%, यानी कि 500 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को 100% के रिटर्न्स मिले। वहीं पे 1,000 रुपये पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को यहाँ पर 50% के लॉसेस देखने को मिले। तो प्राइसेस के साथ ही साथ बिजनेसेस के साथ ही साथ साइकोलॉजी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं किसी भी कंपनी में। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बिजनेस सेगमेंट देखें टाटा एलएक्सआई का तो अगेन अमेरिका से करीब करीब यहाँ पे 51% के आसपास है, यूरोप से करीब 26% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करीब करीब 24% के आसपास बिजनेस जनरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब लेटेस्ट क्वार्टर में यहाँ पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी रह रही है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ रेट कैसी रह रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इनके बिजनेस वर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, BFSI है, टेक्नोलॉजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस है। सो इन तरह की कंपनियों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है मोस्टली हमारी आईटी कंपनीज एंथ्रोपिक, क्लॉड या ओपन एआई जैसी मोस्टली नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे डिमोटिवेशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी आईटी कंपनी का, खासतौर पे इंडियन आईटी कंपनी का, बट मोस्टली हमारी जो आईटी कंपनियाँ होती है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट कंपनीज को। ठीक है, यहाँ पे HCL टेक की अगर हम बात करें तो 2021 में देखिए करीब 1,355 रुपये से ये करीब करीब 890 रुपये के आसपास था और फिर से गिरावटें होती है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, थोड़ी थोड़ी गिरावटें यहाँ पे कंपनियों में होती रहती हैं। ऐसे में अगर हम इनका जियोग्राफी सेगमेंट देखें तो यूएस से करीब 56% के आसपास है,
यूरोप से करीब 28% एंड भारत से मात्र 3.2% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। बिजनेस वर्टिकल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये, एंड अदर डिफरेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कंपनी जो हमने डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे समझते हैं कि आईटी स्टॉक्स में प्रेशर क्यों है, गिरावट क्यों आ रही है। तो हमने जब ये कंपनियां डिस्कस की तो आपने एक बात पे ध्यान दिया होगा, जो मेजर इनके रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं वो यूएस और यूरोप से जनरेट हो रहे हैं, राइट। अब ऐसे में अगर स्पेंडिंग स्लो डाउन हो जाती है यूरोपियन कंट्रीज में और यूएस में खास तौर पे, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हम यहाँ पे अब फिर से वही ट्रम्प की बातों पर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एनीथिंग अगर वहां पे स्पेंडिंग स्लो डाउन हो जाती है तो ऐसे में ऑर्डर फ्लोज टेम्पररी स्लो डाउन हो सकते हैं, लो हो सकते हैं कंपनियों के, खासतौर पे आईटी कंपनियों के। तो अगर ग्लोबल लेवल पर स्लो डाउन का कंसर्न होता है एंड इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो ऐसे में कंपनीज कॉस्ट कटिंग मोड में आती है, कंपनीज कई सारे एम्प्लॉयज को बाहर का भी रास्ता दिखा रही होती हैं एंड पूरा का पूरा सेक्टर जो है साइक्लिकल मोड में चला जाता है। सो मोस्टली आईटी कंपनियां, हम यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है, जो आईटी कंपनियां हैं वो ज्यादातर डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भर रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे में आईटी स्टॉक्स हो या कोई भी कंपनी हो, अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं कंपनियों की, स्टॉक्स की खास तौर पे, तो बिजनेस के साथ ही साथ रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रेंड तो देखना ही देखना होता है। साथ ही साथ हमें ज्योग्राफिकली क्लाइंट कंसंट्रेशन की भी जानकारी इकट्ठा करनी होती है, उसका भी डाटा थॉरो एनालिसिस करना होता है एंड सेक्टर की ओवरऑल डिमांड की स्टडी हमें करनी होती है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर हम आईटी सेक्टर को देखें तो जो भी करेक्शन हमें दिख रही है वो आईटी सेक्टर की ओवरऑल साइकिल का एक पार्ट भी हो सकता है। सो ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि बिजनेस एंड फंडामेंटल समझे, ना सिर्फ प्राइस मूवमेंट को। तो आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा कि आईटी सेक्टर में स्लो डाउन जो है वो क्यों है और साथ ही साथ आईटी स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आईटी सेक्टर के और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की एनालिसिस करें तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर इस तरह की डाटा ड्रिवन एनालिसिस आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।